जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। मिशन जून जेआरएफ 2024 में आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि नेट जेआरएफ के एग्जाम में हर बार एग्जामिनर जो होता है लैंग्वेज के साथ खिलवाड़ करता है, और इसी समस्या को सुलझाने के लिए मैं एक अध्याय बना करके लाया हूं और इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि जो शब्द आपको एग्जाम में डिफिकल्ट लगती हैं, बार बार ऐसे शब्द आते हैं जिनका अर्थ हमें पता नहीं होता, और आज उन्हीं अर्थों के बारे में हम लोग जानेंगे, उन्हीं शब्दों के अर्थों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आता है कि इसीलिए यहां पर चैप्टर है अनुसंधान शब्दावली अर्थात रिसर्च टर्मिनोलॉजी। आइए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जनसंख्या। जनसंख्या जिसको आप प्रतिदर्श न्यास भी कहते हैं, प्रतिदर्श न्यास, प्रतिदर्श न्यास। समष्टि इसको बोलते हैं, समष्टि, समष्टि इसको बोलते हैं, और इसको बोलते हैं समग्र। समग्र अर्थात अगर कहीं पर भी ये शब्द आपको दिख जाए तो बात जनसंख्या की है। तो आप यही सोच रहे होंगे कि यहां पर जनसंख्या से क्या लेना देना है। हम लोग क्या आप जब रिसर्च करने जाएंगे तो पूरी जनसंख्या का अध्ययन कर सकते हैं? नहीं, इन्हीं सब जनसंख्याओं में हम एक प्रतिदर्श का अध्ययन करते हैं। प्रतिदर्श, प्रतिदर्श का अध्ययन करते हैं। हम पूरे जनसंख्या का अध्ययन नहीं कर सकते, हम पूरी जनसंख्या पर रिसर्च नहीं कर सकते। इसीलिए हम किसी भी जनसंख्या का एक प्रतिदर्श लेते हैं। प्रतिदर्श का मतलब, और इसी प्रतिदर्श की विशेषता से, जो इसकी विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है, विशेषताओं से हम क्या करते हैं, एक सांख्यिकी आंकड़े निकालते हैं। सांख्यिकी आंकड़े निकालते हैं, और उस आंकड़े से ये बात आप लोग जान लीजिएगा कि जो सांख्यिकी होती है, और इसी से हम क्या करते हैं, एक मानदंड निर्धारित करते हैं। मानदंड निर्धारित करते हैं, मानदंड, एक मानदंड निर्धारित करते हैं, और इससे हम अनुमान लगाते हैं कि हमारी जनसंख्या की हालत क्या चीज है, किस प्रकार से है। अब यहां तो आपको समझ में नहीं आया होगा। अब यहां पर बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले जनसंख्या का अगर हमको मानदंड निकालना है कि जनसंख्या कैसी है, तो हम जनसंख्या, पूरी पॉपुलेशन का तो हम अध्ययन कर नहीं सकते। जनसंख्या, अब इस जनसंख्या से हम एक प्रतिदर्श लेते हैं। जिस प्रकार आप मान लीजिए कि आप अध्ययन कर रहे हैं। अब देखिए, यहां पर अध्ययन हम लोग इस प्रकार करेंगे कि नेट जेआरएफ में एग्जाम देने वाली विवाहित महिलाएं कितनी हैं। अब देखिए, नेट एग्जाम में केवल, मतलब नेट में, नेट का एग्जाम देने वाली विवाहित महिलाएं कितनी हैं, जिनके बच्चे हैं। इसका मतलब मैंने एक जनसंख्या थी, विवाहित महिलाएं बहुत है इस भारत में, बहुत ज्यादा है, और सब पे रिसर्च हम नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब इसी जनसंख्या से एक हमने सिंपल लिया, मतलब एक प्रतिदर्श लिया। अब उसकी विशेषताओं का अध्ययन करेंगे, और उस विशेषताओं से हम एक आंकड़े निकालेंगे कि इतनी महिलाएं हैं, और उसी प्रकार हम क्या करेंगे, उनका मानदंड निर्धारित कर देंगे। मानदंड जो होता है डायरेक्ट जनसंख्या से होता है, लेकिन हम डायरेक्ट जनसंख्या पे रिसर्च करके इसका मानदंड निर्धारित नहीं कर सकते। इसलिए हमको यहां से यहां, और उसके बाद यहां, उसके बाद यहां, उसके बाद यहां से यहां, इस प्रकार सर्कल बना करके आएंगे। ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। देखिए, प्रदत्तों
वह उत्तरदाताओं की कुल संख्या जिसका निरीक्षण या अध्ययन करना है उसे हम डेटा, आंकड़े, समंक या अर्जित कहते हैं। आई बात समझ में? अब देखिए, जनसंख्या दो प्रकार की होती है। यहां पर अगर मैं देखूं तो जनसंख्या दो प्रकार की होती है, एक सीमित होती है, सीमित, और दूसरा होता है असीमित, असीमित जनसंख्या। अब सीमित जनसंख्या के बारे में यदि हम बात करें, देखिए अब आपको भेंट होगा बहुत सारे शब्दों से, जैसे प्रदत्त हो गया, प्रदत्त, प्रदत्त हो गया, समंक हो गया, समंक, आंकड़े, मतलब ये प्रदत्त, समंत, आंकड़े ये सब एक ही है और इसको अर्जित भी बोलते हैं, अर्जित। इसीलिए यहां पर लिखा हुआ है कि अनुसंधान शब्दावली, अर्थात रिसर्च में कुछ ऐसे शब्द आएंगे जिनसे मैं आप लोगों को अवगत करा रहा हूं, परिचय करा रहा हूं कि अगर ये सारे शब्द आ जाएं तो आप एकदम आसानी से समझ जाए कि इसका मतलब क्या होता है। देखिए, प्रदत्त, समंक, आंकड़े या अर्जित कहें तो इसका मतलब यह एक ही होता है कि डेटा। क्या होता है? डेटा, अर्थात आंकड़ों की बात हो रही है। तो देखिए, इसमें सीमित और असीमित, जैसे सीमित जनसंख्या में ऐसे जिनको हम गिन सकते हैं, जिन पे हम रिसर्च कर सकते हैं। ये नहीं कि देखिए, सीमित जनसंख्या का मतलब यह होगा कि जिन पे हम रिसर्च कर सकते हैं, और असीमित का मतलब जिस पे हम रिसर्च नहीं कर सकते। ये बात आप लोगों को समझना है कि जनसंख्या दो प्रकार की होती है, एक सीमित होती है, दूसरी असीमित होती है। सीमित मतलब जिनका हम रिसर्च कर सकते हैं, असीमित का मतलब जिन पे हम रिसर्च नहीं कर सकते। ये बात आप लोग समझ लीजिए। आगे अब देखिए, प्रतिदर्श या न्यायदर्श, न्यायदर्श। अब इसके बाद बात आती है प्रतिदर्श। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे, देखिए यहां पर ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि यहाँ पर जनसंख्या, प्रतिदर्श, न्यास, समष्टि, समग्र क्या क्या मतलब होता है। डायरेक्ट हमको जनसंख्या से मतलब होता है, इन सब का अर्थ क्या होता है? जनसंख्या होता है। जनसंख्या में हम पूरी जनसंख्या का अध्ययन नहीं करते हैं, पूरे जनसंख्या पर अनुसंधान अर्थात रिसर्च नहीं कर सकते, इसीलिए उस जनसंख्या से एक प्रतिदर्श लेते हैं और प्रतिदर्श की विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। उसके बाद उससे एक आंकड़े निकालते हैं और उस आंकड़ों से एक मानदंड निर्धारित करते हैं कि कितनी महिलाएं किस प्रकार होंगी और कितनी महिलाएं टॉप करती हैं। ये सारी समस्याएं आपको समझ में आ गया हो। उसके बाद बात आती है प्रदत्त, समंक, आंकड़े, अर्जित। ये सब किसके पर्यायवाची हैं? डेटा, अर्थात आंकड़े। तो ये सारी चीजें हो गई। इसके बाद हम लोग बात करेंगे न्यायदर्श, न्यायदर्श, प्रतिदर्श, प्रतिदर्श। न्यायदर्श या प्रतिदर्श क्या होता है? न्यायदर्श या प्रतिदर्श उसे कहते हैं जिसमें हम पूरी जनसंख्या का अध्ययन न करके एक सिंपल अर्थात प्रतिदर्श का अध्ययन करते हैं। ये चीजें आपको मैं पहले ही बता दिया हूं, लेकिन न्यायदर्श, प्रतिदर्श का मतलब यह होता है कि पूरी जनसंख्या पे रिसर्च न करके उसके एक सैंपल पे रिसर्च करें, हम उसके एक प्रतिदर्श पे रिसर्च करें। देखिए, और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि अब देखिए प्रतिदर्श क्या होता है। देखिए, समग्र न्यास में मतलब पूरी जनसंख्या में से अध्ययन के लिए एक भाग लिया गया, एक भाग क्या होगा? लिया गया, और उसमें क्या करते हैं हम? उससे आंकड़े इकट्ठा करते हैं, जिसको देखिए, अब कहने का मतलब प्रतिदर्श का मतलब क्या होगा? इसमें वे आंकड़े जिनमें मतलब आंकड़े क्या हो? 30 से कम हो। क्या हो? 30 से कम हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? टी टेस्ट बोलते हैं। टी टेस्ट, टी टेस्ट बोलते हैं। वे आंकड़े जिनमें क्या होता है? 30 से कम हो। आंकड़े मतलब डेटा जो है, मतलब जिस पे हम रिसर्च करने जा रहे हैं, यदि उसके आंकड़े क्या है? 30 से कम हो तो उसको टी टेस्ट बोलते हैं, यदि 30 से ज़्यादा हो
तो जेड टेस्ट बोलते हैं, उसको जेड टेस्ट बोलते हैं। देखिए अब इसमें बात आती है, देखिए मानदंड क्या होता है, मानदंड के बारे में बता दूं आप लोगों को। समग्र का अध्ययन करना होता है। अगर मानदंड हमको निकालना है तो पूरी जनसंख्या का अध्ययन करना होता है। और सांख्यिकी मान किसे कहते हैं? सांख्यिकी मान इसको हम बोलते हैं, इसमें देखिए प्रतिदर्श से संबंधित कोई मान हो तो उसे हम सांख्यिकी मान कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे प्राचलिक परीक्षण। प्राचलिक परीक्षण क्या होता है और अप्राचलिक परीक्षण क्या होता है, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक, प्राचलिक परीक्षण और अप्राचलिक परीक्षण। तो अगर देखिए यहाँ पर तो मैं समझा रहा हूं, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा, वीडियो में कमेंट करना होगा कि आप क्या बोलते हैं कि पीडीएफ भेजिए, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। जो यहाँ पर पढ़ा रहे हैं मैं आप लोगों को, उसका एकदम डायरेक्ट पीडीएफ मिल जाएगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर केवल मैं समझाने का काम करता हूँ। अगर आपको नोट्स लिखना है तो आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ही होगा। वहां पे इसके पूरे विवरण, न्यायदर्श क्या होता है, प्रतिदर्श क्या होता है, एकदम हैंडराइटिंग में लिखा हुआ, ये नहीं कंप्यूटराइज, एकदम हैंडराइटिंग में लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अगला पॉइंट, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि प्राचलिक परीक्षण, परासांख्यिकी, परापरीक्षण, प्राचल, ये सभी क्या है? प्राचलिक परीक्षण के ही नाम है। इसको परासांख्यिकी या फिर परापरीक्षण या फिर प्राचल कहते हैं। हम लोग यहाँ पर अनुसंधान शब्दावली के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर शब्द जो आपको मिलेंगे उन्हीं के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो परापरीक्षण क्या होता है? इसमें वे अनुसंधान जिनके आंकड़ों को हम गिन सकते हैं उन्हें प्राचलिक परीक्षण कहते हैं। जैसे कि अगर देखिए, कहने का मतलब है कि अब यहां पर देखिए, नेट में एग्जाम देने वाली विवाहित महिलाओं को हम गिन सकते हैं, लेकिन अगर उन पे हम अनुसंधान अर्थात रिसर्च कर सकते हैं। लेकिन अगर वहीं कहा जाए कि जनसंख्या की कुल विवाहित महिलाएं, अब उनमें जो बहुत बड़ा प्रोसेस हो जाएगा, आंकड़े बहुत बड़ा हो जाएंगे। और इसमें आंकड़े क्या होते हैं? प्राचलिक परीक्षण में क्या होता है कि आंकड़े जो होते हैं छोटे होते हैं। जैसे कार्ल पियर्सन का सहसंबंध, जैसे कार्ल पियर्सन का सहसंबंध परीक्षण, उसके बाद टी टेस्ट, ये सब सारी चीजें होते हैं। देखिए अब कार्ल पियर्सन का सहसंबंध परीक्षण क्या होता है, आगे वह चैप्टर में है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। टी टेस्ट क्या होता है, यू टेस्ट क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग आगे हमारे सिलेबस में है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। बस आप लोग कमेंट नहीं करते हैं कि वीडियो चाहिए वीडियो चाहिए। अगर आपको हमसे पढ़ना है तो आप खुद एक्टिव रहिए, आप वीडियो मांगिए, लेकिन यहाँ तो कोई तो प्राचलिक परीक्षण आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो एक बार मैं आप लोगों को पढ़ करके समझा देता हूँ नोट्स में से। देखिए ए परीक्षण, देखिए प्राचलिक परीक्षण, ए परीक्षण तब प्रयोग में लेते हैं जब समग्र की विशेषताओं, सांख्यिकी मानों के बारे में अवधारणा बनाई जा सके। देखिए सांख्यिकी में क्या करते हैं, उसमें समग्र का एक सिंपल लेते हैं जिसे सांख्यिकी, उसकी विशेषताओं का अध्ययन करते हैं जिसे सांख्यिकी मान कहते हैं। अभी जिसके पहले ही मैंने आपको बताया, तो क्या होता है, इसमें अवधारणा बनाई जा सके, एक नियम बनाया जा सके। जैसे उदाहरण के लिए कार्ल पियर्सन का सहसंबंध परीक्षण, टी टेस्ट, ये सारी चीजें होती हैं। जेड टेस्ट भी इसी में आएगा। प्राचलिक परीक्षण
जब डाटा को हम गिन सकते हैं। प्राचलिक परीक्षण वो होते हैं जिनमें हम डाटा को गिन सकते हैं। इसमें जेड टेस्ट भी आएगा, जेड टेस्ट में भी क्या होगा, हम डाटा को गिन सकते हैं, केवल 30 से ज़्यादा होते हैं उसमें। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद अप्राचलिक परीक्षण, जिसको हम क्या कहते हैं, अपरा सांख्यिकी या फिर अपरा परीक्षण या फिर अप्राचल कहते हैं। आप इससे इससे आकलन लगा सकते हैं कि उसमें क्या होगा। देखिए, वे परीक्षण जिन्हें तब प्रयोग में लाते हैं जब समग्र के सांख्यिकी मानों अथवा विशेषताओं के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। जैसे आपको लड्डू खिला दें, लड्डू छोड़िए, छेना खिला दें और पूछे बताइए कितना मीठा है, कितना बताएंगे? उसकी व्याख्या कर सकते हैं? नहीं कर सकती। उसके बारे में किसी को छेना खिला खिला करके रिसर्च करिए कि कितना मीठा है, कितना अच्छा है, कर ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसके गुणों की व्याख्या कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो गुणात्मक अनुसंधान होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे मात्रात्मक गुण अनुसंधान, गुणात्मक अनुसंधान, ये सारी चीजें हम लोग आगे पढ़ेंगे, बहुत बारीकी से पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर केवल आपको शब्दों का ज्ञान के लिए वीडियो बनाया ताकि आप शब्द को जान लें। तो देखिए, वे परीक्षण जिन्हें तब प्रयोग में लेते हैं जब समग्र के सांख्यिकी मानों अथवा विशेषताओं के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। जैसे गुणात्मक आंकड़े ले लेते हैं, गणितीय जानकारी नहीं दे सकते हैं। गुणात्मक आंकड़े जैसे आपको अगर कहें कि विवाह हुआ, कितना अच्छा हुआ, बता सकते हैं कितना अच्छा हुआ? गिन सकते हैं कितना अच्छा हुआ? नहीं गिन सकते। एक मात्रात्मक होता है, एक गुणात्मक होता है। मात्रात्मक में हम आंकड़ों को गिन सकते हैं, गुणात्मक में आंकड़ों को गिन नहीं सकते। यह एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, प्रश्न कराएंगे मैं आपको। यहाँ सारी प्रश्नों को एक एक बारीकी से सारे प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे इसमें काई स्क्वायर टेस्ट होता है, स्पेयरमैन टेस्ट होता है, रैंकिंग टेस्ट होता है, यू टेस्ट होता है और उसका मान विटनेस टेस्ट होता है, सारी चीजें होती हैं। कई वर्ग परीक्षण, स्पेयरमैन रैंक, सहसंबंध परीक्षण, इन सबको हम गिन नहीं सकते। इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ये सब सारी चीजें पढ़ेंगे। प्राचलिक परीक्षण भी पढ़ेंगे, अप्राचलिक परीक्षण भी पढ़ेंगे। अभी तो जानकारी के लिए केवल है, तो आपको जानकारी हो गई। इसमें आंकड़ों को नहीं गिन सकते, उसमें गिन सकते हैं। उसमें एग्जाम्पल क्या है, काल क्रिएशन का सहसंबंध एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। प्राचलिक परीक्षण के कौन कौन से स्रोत हो सकते हैं, प्राचलिक परीक्षण किसे कहते हैं, ये सारे प्रश्न आए हुए हैं एग्जाम में, आप जा करके चेक कर लीजिए। उसके बाद हाइपोथेसिस अर्थात परिकल्पना। परिकल्पना को परिकल्पना, पाकल्पना, उपकल्पना भी कहते हैं। इतना आप लोग समझिएगा। देखिए, परिकल्पना क्या होता है, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जब हम लोग रिसर्च करने जाते हैं अर्थात अनुसंधान में सबसे पहले क्या होता है, एक समस्या लेते हैं। क्या लेते हैं? समस्या का चयन करते हैं और उसके बाद प्रश्न बनाते हैं। प्रश्न बनाने के बाद एक उद्देश्य बनाते हैं, उद्देश्य, और उद्देश्य से क्या होता है कि एक परिकल्पना बनाते हैं। परिकल्पना मतलब अवधारणा बनाते हैं। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, परिकल्पना की हम लोग जांच कर सकते हैं और दोबारा उसका जांच कर सकते हैं, 3 बार 4 बार 5 बार उसकी जांच कर सकते हैं कि वह सत्य है कि असत्य है। यह एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है कि अनुसंधान में कौन कौन से किस प्रकार सिस्टमेटिक आंकड़े होने चाहिए, सबसे पहले क्या होना चाहिए। तो वहां पर सबसे पहले समस्या का चयन होता है, उसके बाद प्रश्न होता है, उसके बाद उद्देश्य निर्धारित होता है, उसके बाद तब परिकल्पना आता है। ये सारी चीजें होती हैं। अब इसके बाद मैं आपको बता दूं कि देखिए, मान्यता अथवा अवधारणा जो शोध पूर्व बनाते हैं, जिसे आंकड़ों द्वारा जांचते हैं सत्य है अथवा असत्य की जांच, मतलब देखिए, और एक परिकल्पना जो होता है वह संभावित उत्तर होता है। क्या होता है? संभावित उत्तर होता है। और यह किसी प्रश्न का एक संभावित उत्तर होता है, किसी प्रश्न का संभावित, टू द रिसर्च क्वेश्चन, किसी प्रश्न का एक संभावित उत्तर होता है। ये बात आप लोग हमेशा याद रखिएगा। देखिए, परिकल्पना क्या है? मान्यता अथवा अवधारणा जो शोध पूर्व बनाते हैं, शोध के पहले बनाते हैं, जिसे आंकड़ों द्वारा जांचते हैं। और इसे क्या करते हैं? आंकड़ों द्वारा जांचते हैं सत्य है अथवा असत्य
की जांच करते हैं उसे क्या कहते हैं, परिकल्पना या प्राकल्पना, या फिर क्या कहते हैं उसको, उपकल्पना कहते हैं। तो ये सारी चीजें हो गई। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सटीक सीमा, और आगे हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। बस आप लोग कमेंट करिए तब।